हेलो दोस्तों। मैं दिविश शांगले। और मैं करण वर्मा और हम शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के 2 छात्र हैं। और आज हम 2001 में हुए केतन पारेख द्वारा किए गए एक बड़े घोटाले पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते आज की वीडियो में हम केतन पारेख स्कैम के बारे में जानेंगे। वही केतन पारेख जो 40,000 करोड़ के स्कैम के लिए मशहूर है। आप ये जान के हैरान होंगी कि केतन पारेख उन गिने चुने लोगों में से है जो हर्षद मेहता के साथ उनकी कंपनी ग्रो मोर में काम करते थे। उससे ज़्यादा हैरियत आपको यह जान के होगी कि सुचित्रा दलाल, जिन्होंने हर्षद मेहता को एक्सपोज करा था, वही सुचित्रा दलाल केतन पारेख स्कैम में भी एक रोल प्ले करती हैं। चलिए अब इस स्कैम के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं और उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि सुचित्रा दलाल और हर्षद मेहता का क्या रोल था। तो आखिर ये केतन पारेख है कौन और इसने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से पूरी मार्केट हिल गई थी। केतन पारेख प्रोफेशन से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और उन्होंने अपना करियर 1980s में शुरू करा था। अब हम 1999 और 2000 के टाइम की बात करते हैं। उस टाइम केतन पारेख को बॉम्बे बुल के नाम से जाना जाता था और वो एक तरीके के मार्केट के रॉकस्टार बन चुके थे। जो भी केतन पारेख करता, लोग उसको आंख बंद करके फॉलो करते थे। अगर उसने किसी स्टॉक को खरीदा तो लोग भर भर के उसे खरीदते थे और अगर उसने किसी स्टॉक को बेचा तो लोग भी उसे बेच देते थे। मगर केतन पारेख हर्षद मेहता स्कैम में बच तो गए थे, लेकिन वो सीबीआई की रडार पर आ गए थे। इसलिए केतन पारेख ने कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में काम करा, क्योंकि वहाँ निगरानी बहुत कम थी और साथ ही साथ उसने अपनी इमेज बिल्डिंग पे भी ध्यान दिया। हर्षद मेहता स्कैम के बाद सेबी के नियम काफ़ी कठोर हो गए थे। इसलिए केतन पारेख को समझ आ गया कि उसे एक नई स्ट्रैटेजी की जरूरत है। तो सबसे पहले केतन पारेख ने एमेक्स सिक्योरिटी, जो कि एक इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग कंपनी है, उसके द्वारा इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड कंपनी को संपर्क करा और उनको स्टॉक खरीदने के लिए कन्विंस करा। इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के दो मेन क्राइटेरिया थे। पहला, कंपनी की ग्रोथ स्टोरी क्या है, और दूसरा क्राइटेरिया, इन कंपनीज के स्टॉक में ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम है होना। इसलिए सबसे पहले केतन पारेख इन कंपनीज की एक अच्छी ग्रोथ स्टोरी बनाता था, फिर उसको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बेच देता था। अगला कदम था इन कंपनीज की ट्रेडिंग वॉल्यूम को बढ़ाना। तो इस काम के लिए केतन पारेख कई ब्रोकर्स के साथ जुड़ा हुआ था, जो उसके बताए जाने वाले शेयर पे ट्रेडिंग करना शुरू कर देते थे। इन्हीं शेयर्स पे हर्षद मेहता सर्कुलर ट्रेडिंग करवा के इनकी वॉल्यूम बढ़ा देता था और यही वॉल्यूम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को दिखा देता था। इसलिए इंस्टीट्यूशन इन कंपनियों में 20 से 30% स्टेक तक ले लेते थे, जिससे इनका दाम शेयर बाजार में काफ़ी ज़्यादा हो जाता था। रिटेल इन्वेस्टर्स यही देख के कि इंस्टीट्यूशन इन कंपनियों में खरीदारी कर रही हैं, वो भी इन शेयर्स को खरीदने लगते थे। इस वजह से कुछ ही महीनों में कई शेयर 20 से 30 बैगर तक का रिटर्न कमा लेते थे। ये फुल प्रूफ स्कैम के बारे में किसी को भनक भी नहीं थी। अब हम ये जानेंगे कि 1999 और 2000 के दौरान डॉट कॉम भी बूम भी शुरू हो गया था, और जिससे केतन पारेख के गिने चुने हुए स्टॉक थे, जो कि आईसीई यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट सेक्टर में बहुत तेजी से दौड़ने लगे। इसी वजह से मार्केट में इन्वेस्टर्स को केतन पारेख पे बहुत विश्वास हो गया था। इसी वजह से उसके पास कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी, पॉलिटिकल पार्टी और बड़े बड़े लिस्टेड बिजनेस मैनेजर्स अपना पैसा मांगने के लिए मैनेज करने के लिए भेजने लगे। इसी अमाउंट से वो शेयर बाजार को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने लगा था। इतनी ऊंचाइयों को छूने के बाद भी केतन पारेख को तसल्ली नहीं थी, इसलिए उसने मार्केट मैनिपुलेशन को एक लेवल आगे लेके जाने का डिसीजन लिया। वो मार्केट को पहले से ही इतना पंप कर चुका था कि अब उसे बहुत ज़्यादा फंड्स की जरूरत थी। इन फंड्स का इंतजाम करने के लिए केतन पारेख ने एक दूसरी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया।
इस स्ट्रैटेजी के बारे में करण आपको आगे डिटेल में बताएगा। तो इस स्कैम को एग्जीक्यूट करने के लिए स्टेप नंबर 1 था कि एक ऐसे बैंक को ढूंढा जाए जिसमें केतन पारेख अपना इन्फ्लुएंस चला के वहाँ के जो रूल्स हैं उनको तोड़ मरोड़ सके। स्टेप नंबर 2 में वो क्या करता कि इन बैंक्स के अच्छे खासे शेयर्स खरीद लेता ताकि वो बैंक का कॉन्फिडेंस जीत पाए, और ये कॉन्फिडेंस हासिल करने के बाद वो इन बैंक्स को लोन के लिए अप्रोच करता था थ्रू पे ऑर्डर्स। पे ऑर्डर्स मतलब एक तरीके का प्रीपेड चेक जो कोई भी बैंक आपके नाम पे इशू कर सकता है जिसके लिए आपने पैसे भरे हैं, और उस पे ऑर्डर को आप किसी दूसरे बैंक या इंस्टीट्यूशन के पास क्लियरेंस के लिए भेज सकते हैं और वो पैसा अपने बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ केतन पारेख जो स्कैम कर रहा था वो इस तरीके से था कि जिस बैंक के पास ये पे ऑर्डर निकलवाने के लिए जाता था उस बैंक पे अपना इन्फ्लुएंस यूज करके ये बिना पैसे दिए पे ऑर्डर निकलवा लेता था और उसी पे ऑर्डर को किसी दूसरे बैंक के पास ले जाता और उसको इन कैश करवा लेता। और ये जो इन कैश किए हुए पैसे जो उसके अकाउंट में आते थे उसे ये स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने, प्रॉफिट्स बुक करने के लिए यूज करता था। उसके बाद जिस बैंक से इसने पे ऑर्डर निकाला था उस बैंक को वो जो पे ऑर्डर के पैसे होते थे उसको वापस कर देता था और उसके बाद सारा ट्रांजैक्शन जो होता था वो बैलेंस हो जाता था। तो ये था केतन पारेख का पे ऑर्डर स्कैम, जिससे वो आउट ऑफ थिन एयर कभी भी जब भी मन चाहे आराम से बैंक से पैसे उठाता और स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करता और प्रॉफिट्स बुक करता। और इस टाइम पे तो केतन पारेख जो है वो स्टॉक मार्केट का भगवान बन चुका था। मतलब केतन पारेख वाज सच अ पर्सन दैट स्टॉक मार्केट हैज नेवर सीन बिफोर। और केतन पारेख ने अपनी सुपर पोर्टफोलियो बनाया था जिसमें सिर्फ 10 स्टॉक्स थे जिन्हें ये K10 स्टॉक्स पुराने लगा, जिसमें जी टेलीविजन, पेंटा मीडिया ग्राफिक्स, मुक्ता आज जैसी कंपनी थी। और केतन पारेख जब मार्केट में स्टॉक को मैनिपुलेट करता तो इस तरीके से करता अगर कि आप उस ट्रेंड को फॉलो करते तो आपकी जिंदगी बदल जाती। जी टेलीविजन का जो शेयर है वो 127 रुपये पे ट्रेड करता था और जब केतन पारेख ने इसमें मैनिपुलेशन किया तो शेयर प्राइस जो है वो 10,000 तक पहुंच गया था। मतलब कुछ ही दिनों में जी टेलीविजन का शेयर जो है वो 7 टाइम मल्टीबैगर बन चुका था। मतलब मान लीजिए किसी ने अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो वो 78 लाख रुपीस बन चुके होते। ऐसी कमाई की वजह से केतन पारेख एक मेगा स्टार बन चुका था, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज के प्रमोटर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट केतन पारेख को बहुत सारे फंड्स देते, जिससे वो आर्टिफिशियली इन कंपनीज के शेयर्स को बढ़ा सके। और केतन पारेख ने इस काम को बखूबी किया और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है विजुअलसॉफ्ट, जिसका शेयर प्राइस अराउंड 625 रुपये पर शेयर हुआ करता था। वो कुछ ही महीनों में 8,448 तक पहुंच गया था। एक और बेहतरीन एग्जाम्पल है सोनाटा सॉफ्टवेयर, जिसका शेयर प्राइस 90 रुपये था और कुछ ही महीनों में इस शेयर का प्राइस 90 रुपये से उछल के 2,936 रुपये पहुंच गया। तो ऐसे केतन पारेख स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट कर रहा था, खूब पैसे बना रहा था और स्टॉक मार्केट का बादशाह बन चुका था। और जिन स्कैम्स को उसने डिज़ाइन किया था, जिनका इजाफा उसने किया था, वो सारे परफेक्टली लॉक वर्क की तरह चल रहे थे। लेकिन उसी टाइम केतन पारेख को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है जिसको केतन पारेख रेजिस्ट नहीं कर पाता है। और उस टाइम पे शायद ही केतन पारेख ने ये इमेजिन किया होगा कि ये जो बड़ी अपॉर्चुनिटी उसके हाथ अभी लगा है वही उसकी पनौती बनने वाली है। और उस अपॉर्चुनिटी और पनौती का नाम है माधवपुर मर्केंटाइल कमर्शियल बैंक। और इस बैंक के ऊपर भी केतन पारेख ने अपना जादू चलाया, उसके शेयर्स खरीदे, उसके मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस जीता और उसके बाद जो वो रेगुलरली दूसरे बैंक्स के साथ कर रहा था वही इस बैंक के साथ करना शुरू कर दिया। मतलब बिना पैसे दिए पे ऑर्डर्स लेता और उनको इन कैश कराता, मार्केट को मैनिपुलेट करता, प्रॉफिट्स बुक करता और उसके बाद जिस बैंक को इसने पे ऑर्डर निकाला था उस बैंक को पैसे वापस कर देता। तो यहाँ पर भी वही साइकिल चलता है और जो मैनिपुलेशन ऑपरेशन है उसको जारी रखता है। और ऐसे ही एक रेगुलर दिन पे जो है वो 137 करोड़ का पे ऑर्डर माधवपुर बैंक से लेता है। एंड एज यूजुअल जो वो सारे बैंक्स के साथ करता था वही माधवपुर बैंक के साथ भी कर रहा था। तो इस केस में भी वो यही करता है, उस पे ऑर्डर के अगेंस्ट कोई भी पेमेंट नहीं करता है। तो मतलब ये एक हॉलो पे ऑर्डर है एज यूजुअल। तो इसके बाद ये क्या करता है कि इसको बैंक ऑफ इंडिया के पास क्लियरेंस के लिए भेज देता है और बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है 137 करोड़ केतन पारेख के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। और इन्हीं 137 करोड़ को केतन पारेख मार्केट में पोजीशन बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। और इसी टाइम अचानक से मार्केट में एक धमाका हो जाता है, एक बड़ी हलचल होने लगती है
जहां पर बियर कार्टेल की ग्रैंड एंट्री होती है और बियर कार्टेल पूरी तैयारी के साथ आता है मार्केट में और केतन पारेख के सारे स्टॉक्स के अगेंस्ट शॉर्ट पोजीशन बनाने लगता है और मार्केट अचानक से गिरने लगता है और एवरीबॉडी थिंक्स कि दे आर रेडी टू विटनेस अ शोडाउन बिटवीन केतन पारेख एंड द बियर कार्टेल। एंड बियर कार्टेल की प्लान्ड एक्टिविटी की वजह से केतन पारेख को जो 137 करोड़ थे जिसको उन्होंने लिया था बैंक ऑफ इंडिया से ऑन द डायरेक्शंस ऑफ पे ऑर्डर्स गिवन बाय माधवपुर बैंक, वो सारे फंड्स अभी यहाँ पर लॉक हो जाते हैं क्योंकि बियर कार्टेल ने इतने बड़े बड़े शॉर्ट पोजीशंस बनाए थे कि अगर केतन पारेख यहाँ से एग्जिट करने की कोशिश करता तो उसके पैसे डूब जाते। तो केतन पारेख के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, ही हैज टू होल्ड हिज ग्राउंड एंड उसके जो दूसरे फंड्स हैं उसको अब स्टॉक मार्केट में लगाना है और मार्केट को चढ़ाना है ताकि वो बियर कार्टेल को हरा पाए और जो भी फंड्स इसने मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं उसकी प्रोटेक्ट कर पाए। और इसी बीच क्या होता है, बैंक ऑफ इंडिया माधवपुर बैंक के पास आता है और बोलता है देखो मैंने तुम्हारे पे ऑर्डर की डायरेक्शन पे 137 करोड़ दिए हैं लेकिन अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए। और बैंक ऑफ इंडिया पूछता है कि पैसे दो, लेकिन माधवपुर बैंक के पास पैसे हैं नहीं क्योंकि केतन पारेख ने उसे पैसे दिए नहीं हैं क्योंकि उसके सारे फंड्स मार्केट में फंस गए, इसलिए माधवपुर बैंक बैंक ऑफ इंडिया की पेमेंट पे डिफॉल्ट कर देता है। और उस टाइम पे किसी तरीके से केतन पारेख ने बैंक ऑफ इंडिया और माधवपुर बैंक से बात करके इस दिक्कत को कुछ टाइम के लिए दूर कर दिया था, शायद ये बोल के कि वो जल्द ही फंड दे देगा। ये प्रॉब्लम जिसमें केतन पारेख है उसमें हर्षद मेहता भी था, जिसमें बियर कार्टेल हर्षद मेहता के फंड्स को फंसा देते हैं और इसी वजह से हर्षद मेहता के पास एसबीआई को देने के लिए फंड्स नहीं बचते हैं। लेकिन अभी भी केतन पारेख कॉन्फिडेंट होता है कि ये प्रॉब्लम बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगी क्योंकि बहुत जल्द ही मार्केट से ये प्रॉफिट बुक कर लेगा और अपना पेंडिंग अमाउंट बैंक को वापस कर देगा। और फिर 137 करोड़ केतन पारेख के लिए बहुत ही छोटा अमाउंट था, जिसमें से 7 करोड़ इसने पहले ही चुका दिए थे जो कि अपने पर्सनल फंड से, लेकिन अभी 130 करोड़ पेंडिंग थे। केतन पारेख की लाइफ में उस टाइम कुछ ऐसा हो जाता है जो केतन पारेख ने कभी भी इमेजिन नहीं किया था। बियर कार्टेल अपनी पोजीशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं और मार्केट को और ज़्यादा नीचे गिरा देते हैं। और इसी प्रॉब्लम के साथ एक और प्रॉब्लम आ जाती है जिसका नाम होता है सुचिता दलाल, जिनके आर्टिकल केतन पारेख के बारे में बाहर आने लगते हैं और उसके हिंट मीडिया में भी बाहर आने लग जाते हैं। और ये सब होने के बाद आरबीआई तक ये खबर पहुंचती है। आरबीआई माधवपुर कमर्शियल बैंक को डिफॉल्टर घोषित कर देती है और केतन पारेख के सारे एसेट्स को फ्रीज कर दिया जाता है, इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया को 130 करोड़ का नुकसान होता है और एक सीबीआई इंक्वायरी सेटअप की जाती है। आखिर में केतन पारेख को अरेस्ट कर लिया जाता है। हाँ, केतन पारेख के ऊपर स्टॉक मैनिपुलेशन, सर्कुलर ट्रेडिंग एंड क्रिमिनल ऑफेंस के चार्जेस लगाए जाते हैं, जिसका नतीजा ये निकल के आता है कि केतन पारेख को 15 साल यानी 2020 तक स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया जाता है और सीबीआई कोर्ट उनको 2 साल की स्पेशल पनिशमेंट भी सुनाते हैं। और 2018 में एक स्पेशल कोर्ट केतन पारेख को 3 साल की कैपिटल पनिशमेंट भी देते हैं। तो ये था केतन पारेख द्वारा किया गया घोटाले का एक अवलोकन। इसी के साथ ये वीडियो देखने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।